हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। दोस्तों, हम लोगों को बेयर एक्ट अनुच्छेद 1 से 395 तक पढ़ना है। पीछे हम लोग 2 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को 3 और 4 पढ़ना है। दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, कुछ नई जानकारी आपको आज मिलेगी। दोस्तों, फिर देर न करते हुए 3 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान किया गया है कि संसद नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के नाम और सीमा तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण का प्रावधान है, उनके नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन का प्रावधान है। लेकिन अब इस 3 में क से लेकर के अंग तक उपखंड किए गए हैं। इस क से लेकर के अंग तक जो उपखंड है, इनको हम जानने का प्रयास करते हैं। क में कहा गया है कि संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को या उनके राज्य क्षेत्र को अलग करके या एक राज्य के भूभाग को दूसरे राज्य के साथ मिलाकर के नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दोस्तों, क में कहा गया है कि संसद किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया। फिर कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला दे या फिर उनके क्षेत्रों को आपस में मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी राज्य के भूभाग को दूसरे राज्य के साथ मिलाकर के नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, ये क कह रहा है। ठीक है दोस्तों, ख में कहा गया कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। ग में कहा गया किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। आगे कहा गया कि उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है और अंत में कहा गया कि उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात आर्टिकल 3 के तहत संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों, ठीक है, परीक्षाओं में पूछने का प्रकार अलग अलग है, अभी हम आपको बताते हैं। ये पहले समझिएगा कि 3 में संसद को क्या अधिकार मिला हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि साधारण बहुमत से ये जो अधिकार मिले हुए हैं, ये संसद को साधारण बहुमत से मिले हुए हैं। दोस्तों, ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इस कार्य को करने से पहले जब संसद यह प्रस्ताव लाएगी कि किसी राज्य में इस प्रकार का परिवर्तन हमको करना है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही यह प्रस्ताव लाया जाएगा। दोस्तों, ठीक है, एक ये बात हो गई। जब राष्ट्रपति के पास वह प्रस्ताव जाएगा तो राष्ट्रपति उस राज्य की विधानमंडल को भेजेगा जिस राज्य में इस प्रकार का परिवर्तन करना होता है और एक निश्चित अवधि देगा कि इस सीमा के भीतर अपनी राय हमारे पास प्रेषित करें। ठीक है दोस्तों, ये 2 बातें हो गई। लेकिन अगली बात जो है कि वह राज्य सहमत हो या न सहमत हो, संसद फिर भी उस राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों, ये पूरे आर्टिकल का प्रावधान है 3 के। बात आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा। लेकिन जब वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को जिस राज्य में इस प्रकार का परिवर्तन होना रहता है उस विधानमंडल को भेजेगा। ठीक है, और वह विधानमंडल से एक निश्चित समय के भीतर अपनी राय प्रेषित करने के लिए प्रावधान होगा। वह विधानमंडल सहमत हो या न सहमत हो, फिर भी संसद को अधिकार है कि उस राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और ये बात सिर्फ राज्य के लिए है, संघ शासित राज्यों के लिए नहीं है। दरअसल वहाँ का प्रावधान दूसरा है दोस्तों। तो ये राज्य के लिए वहाँ तो सीधे जब चाहे तब संसद परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, लेकिन किसी राज्य में है तो वहाँ विधानमंडल के पास वो प्रस्ताव भेजा जाता है और वो केवल विचार के लिए भेजा जाता है। ठीक है, वो सहमत हो या न सहमत हो, संसद के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे बात आगे निकल करके क्या आती है दोस्तों, अब एक बार सवाल पूछा गया है कि कहाँ पर हमारा संविधान संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। तो वो कई जगह हो जाता है। ठीक है, आपातकाल के समय हो जाता है, अनुच्छेद 249 में भी कहा गया है। ठीक है, लेकिन उस समय जिस समय यह प्रश्न पूछा गया उसमें अनुच्छेद 3 था और उसके साथ अन्य आर्टिकल थे दोस्तों। तो उस समय अनुच्छेद 3 हो जाएगा, संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। अब संघात्मक और एकात्मक क्या है दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन यह संघात्मक व्यवस्था है और शक्तियों का केंद्र की तरफ होना यह एकात्मक व्यवस्था है। ठीक है, इसे संघात्मक कहें या परिसंघ कहें और उसे एकात्मक कहें या एकीकृत कहें दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के दोस्तों। अब ये आरोप लगता है कि हमारे संविधान में राज्यों के अस्तित्व की सुरक्षा नहीं है। तो आप विचार करके देखें कि चूंकि पहले ही कह दिया गया है कि भारत एक अखंड इकाई है,
राज्यों का बंटवारा हो सकता है लेकिन संघ का नहीं हो सकता है। इसकी एकता और अखंडता को ख्याल में रखते हुए यह प्रावधान संविधान में किए गए हैं। अब इस पर एक चुनौती आई सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। जेपी राव यूनियन बनाम भारत संघ के मामले में 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों का जो ये विभाजन होता है यह सम्यक विधि के अनुकूल है, यह संविधान के अनुसार है, यह गैर संवैधानिक नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब एक प्रश्न यदि इस बात को लेकर के आपसे हम करें तो आप इसका जरा हमको जवाब दीजिएगा कि मान लीजिए कि एक सवाल कथन कांड में आपके सामने पूछ दे कि राज्यों की बिना सहमति के भी संसद को अधिकार है कि उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कथन कारण में दे दिया कि यह हमारे संविधान की कठोरता का स्वभाव है, चूंकि हमारा संविधान लचीला भी और कठोर है। तो अगर दूसरा दे दे कि यह संविधान के कठोरता का स्वभाव है तो क्या उत्तर आप लगाएंगे दोस्तों? तो बहुत से लोगों को लगेगा कि यह कठोरता है क्योंकि राज्य की सहमति के बिना ही परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन उत्तर गलत हो जाएगा। यह संविधान का नम्यता है, जैसा कि सुभाष कश्यप ने लिखा है। सुभाष कश्यप ने अपनी किताब में लिखा है कि 2 और 3 के तहत हमारा संविधान जो है लचीला और नम्य हो जाता है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि संघात्मक के क्या लक्षण है और एकात्मक के क्या लक्षण है, तो ये बात आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी और इससे एक नई जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। संघात्मक का मतलब होता है केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो हमारे संविधान में संघात्मक के क्या क्या लक्षण हैं? नंबर 1 शक्तियों का विभाजन, नंबर 2 लिखित संविधान, नंबर 3 संविधान की सर्वोच्चता, नंबर 4 स्वतंत्र न्यायपालिका, नंबर 5 द्विसदनीय व्यवस्था, नंबर 6 केंद्र राज्य और स्थानीय 3 प्रकार की सरकारें। ये सब संघात्मक व्यवस्था के स्वरूप है हमारे संविधान में। लेकिन एकात्मक व्यवस्था का स्वरूप क्या है हमारे संविधान में दोस्तों? एक सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम, ठीक है, एक संविधान, एक ही संविधान है, संविधान का लचीलापन, संविधान की कठोरता ये संघात्मक व्यवस्था है और संविधान का लचीलापन ये एकात्मक व्यवस्था है दोस्तों, ठीक है। राज्यपाल का केंद्र द्वारा राज्यों में नियुक्त किया जाना, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल के समय शक्ति का केंद्र के पास चला जाना दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सारी चीज़ें एकात्मकता के लक्षण हैं। तो अगर इस प्रकार का इस आर्टिकल के से संबंधित प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो तो 2 बात यहाँ याद रखिएगा कि अनुच्छेद और 2-3 में जो प्रावधान किया जा रहा है यहाँ हमारे संविधान का जो गुण हो जा रहा है वो लचीला और नम्य हो जा रहा है, ठीक है, और दूसरा संघात्मक से एकात्मक हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब अगली बात पे हम चलते हैं दोस्तों। 1960 में एक मैटर आया बेरुबाड़ी क्षेत्र को लेकर के, जिसे पूर्वी पाकिस्तान को देना था, अब वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। चूंकि जब यह बात राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति के पास पहुंची प्रस्ताव, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार कार्य करना है। तो राष्ट्रपति ने जब संविधान की तरफ देखा तो 2 और 3 आर्टिकल में जो प्रावधान है राज्यों के विषय में, ठीक है, तो 3 में है विभाजन का प्रावधान है, लेकिन 3 में यह कहीं भी प्रावधान नहीं है कि किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को विदेशी राष्ट्र को देने की बात नहीं है। तब राष्ट्रपति इस बात पे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय इसमें निर्णय देता है कि किसी राज्य के भूभाग को यदि विदेशी राष्ट्र को देना है तो संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होगा। तो 9वां संविधान संशोधन किया गया 1960 में बेरुबाड़ी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को देने के लिए दोस्तों। ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को विदेशी राष्ट्र को देना है तो संविधान संशोधन करना अनिवार्य है, ठीक है। एक करंट का मामला जान लेते हैं। आपको ख्याल होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संविधान संशोधन हुआ है हमारे संविधान में, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण हुआ है, ठीक है। चूँकि 1947 में देश जब हमारा आज़ाद हुआ तो जो रेड क्लिफ आयोग था जिसने सीमा का निर्धारण किया था उसमें कुछ विवाद थे। बग अवार्ड के द्वारा या बिग अवार्ड के द्वारा 1950 में इसे सुलझाने का प्रयास किया गया, ठीक है। आप जानते हैं कि 4096.7 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा लाइन है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो असीमांकित भी थे और ऐसे क्षेत्र थे जो कुछ बांग्लादेश के भारत में थे, भारत के कुछ बांग्लादेश में थे। इन समस्याओं का हल करना था तो 1950 में बिग अवार्ड के तहत इसे हल करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह हल नहीं हुआ।
फिर 1958 में नेहरू और नूर समझौते के द्वारा, तब भी ये नहीं हुआ। फिर 16 मई 1974 को बांग्लादेश और भारत के बीच एक समझौता हुआ इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए, ठीक है। लेकिन कठिन काम था कि चिन्हित करना उन भूमियों को, तो एक लंबा समय लगा। फिर सितंबर 1911 में एक प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर हुआ इसको मूर्त रूप देने के लिए। और दोस्तों, संविधान का 100वां संशोधन हुआ 2015 में और भारत के 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए, ठीक है। और बांग्लादेश के 51 अंतः क्षेत्र भारत को में शामिल किए गए, ठीक है। 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए और बांग्लादेश के 51 क्षेत्र भारत में शामिल किए गए। और 6.1 किलोमीटर जो असीमांकित क्षेत्र था उसे सीमांकित किया गया दोस्तों, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? अच्छा, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि किसी राज्य के भूभाग को अगर विदेशी राष्ट्र को देना है तो संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। अब इसके तहत पहली अनुसूची में भी परिवर्तन किया गया, क्योंकि पहली अनुसूची में ही राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र दिए गए हैं। अब एक सवाल पहले जान लीजिएगा, कई बार ये पूछता है कि जब हम अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करते हैं तो किन किन अनुसूचियों में संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है। तो पहली और चौथी अनुसूची में दोस्तों, पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके सीमा क्षेत्र दिए गए हैं और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ठीक है। तो इन दोनों जगह परिवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि जब ये बांग्लादेश से भूमि का स्थानांतरण हुआ तो जो पहली अनुसूची है उसमें संशोधन किया गया और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय जो त्रिपुरा के क्षेत्र थे उनमें परिवर्तन हुआ। तो पहली अनुसूची में संशोधन करके उन क्षेत्रों में भी परिवर्तन किया गया, क्योंकि वो सीमाओं में परिवर्तन होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो एक बात आपको समझ में आ गई। अब अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है वो भी हम समझ लें। अनुच्छेद 4 कह रहा है कि 2 और 3 के तहत जो संसद परिवर्तन कर रही है वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और साथ में कह रहा है कि इसके लिए 2 और 3 में परिवर्तन के लिए जो पहली और चौथी अनुसूची में जो संशोधन हो रहे हैं, ठीक है, इसके पूरक के लिए, इसको पूरा करने के लिए वो भी संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये छोटी सी बात है। नंबर 4 कह रहा है कि 2 और 3 में जो संसद परिवर्तन कर रही है 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और इसको पूरा करने के लिए जो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन हो रहा है वो भी 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो ये आर्टिकल 3 और 4 थे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी कोई आर्टिकल ऐसा है कि एक दिन वो 10 मिनट पूरा ले सकता है और कभी कभी हल्के आर्टिकल मिलेंगे तो 4-5 एक साथ जा सकते हैं। तो ये ख्याल करके आप चलिएगा कि किसी दिन तथ्य कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, किसी दिन कुछ कम हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। आज अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर के 460 से ऊपर हो गई है और भाग जो है 22 भाग में से एक भाग निकाल दिया गया, 7वां भाग, लेकिन 4 नए भाग शामिल कर दिए गए, 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क, ठीक है। 4 भाग नए शामिल कर दिए गए। देखें, 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क, ठीक है। आप लोगों की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि किस आर्टिकल में प्रशासनिक अधिकरण है, ठीक है। तो ये 14 क से संबंधित चीज़ है जो बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर ऐसे हम देखें तो 22 में से एक 7वां निकाल दिया गया, 21 बचा और 4 भाग बाद में शामिल कर दिए गए, तो अगर कुल भाग की संख्या 25 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और अनुसूचियाँ 4 संशोधन करके जोड़ दी गई। तो वर्तमान समय में यदि पूछे हमारे संविधान में तो 22 की जगह 25 भाग हो जाएंगे, 460 से ऊपर अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी। लेकिन जो एथेंटिक किताब लिखी जाएगी उसमें 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग ही लिखे जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि 23 नंबर का कोई भाग नहीं है और 396 नंबर का कोई अनुच्छेद नहीं है, क्योंकि इन अनुच्छेदों के भीतर संशोधन करके शामिल किए गए हैं। तो संख्या की दृष्टि से वो 460 से ऊपर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और भाग की दृष्टि से 25 भाग हो जाते हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखिएगा आप, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।